हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। इसका नाम ब्राइट माइंड्स एकेडमी। आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 11th का 5 चैप्टर, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो बिना इधर उधर की बात किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट। जो क्योंकि वर्क को समझने के लिए हमें पहले डॉट प्रोडक्ट को समझना जरूरी होता है। देखिए, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब स्केलर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी आए तो उसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। या दूसरा, अगर दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी आए तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट of two vectors A vector and B vector is defined as the product of magnitude of one vector and the magnitude of component या magnitude of component of other vector in the direction of first vector। देखिए, इसको अब समझते हैं हम। ये मैंने क्या डेफिनेशन लिखी। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए। ठीक है, ये ए वेक्टर है और एक, मान लीजिए दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है, स्मॉल एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और ये स्मॉल एंगल मत देखिए, आपको याद होगा वेक्टर के बीच का जो एंगल लेते हैं स्मॉल एंगल लेते हैं, बड़ा वाला एंगल नहीं लेते हैं। देखिए, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो मैंने क्या क्या बताया, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर खींचा हमने, तो बी का जो कंपोनेंट मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, अब इसका कंपोनेंट लेंगे इसकी डायरेक्शन में। स्टूडेंट, अब इसको निकालते कैसे, देखिए मान लीजिए ये वैल्यू, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वैल्यू x मान लो 1 मिनट के लिए, तो इसमें cos थीटा लगा दो। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। तो x हो जाएगा हमारा बेस, ये x, और हाइपोटेनियस हो जाएगा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, b cos थीटा। तो यानी कि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ गया, b cos थीटा आ गया। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का उसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन में, पहले वाले की डायरेक्शन में, तो क्या था, b cos थीटा। तो स्टूडेंट, इसको कहा जाता है ए डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है दो वेक्टर का। तो जरूरी नहीं है ऐसे लिखा जाए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे ये ए वेक्टर है और ये क्या है स्टूडेंट, बी वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे खींच सकते हो। तो हमने यहाँ से ए वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी की डायरेक्शन में ए का जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यानी कि ए कॉस थीटा। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसा होता है, ये जो है ना, ये स्केलर को मतलब ये एक वैल्यू होती है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इसकी। मतलब ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। तो हम बोल सकते हैं जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना दो वेक्टर्स का, वो क्या होता है, स्केलर होता है।
अब देखिए हम समझते हैं आगे, कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं इनकी स्केलर प्रोडक्ट की। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, एंगल के बेस पे समझते हैं हम यहाँ पर। किसके बेस पर? एंगल के बेस पर। देखिए पहले हेडिंग लगा लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए इसकी जो इंक खत्म होने वाली है, इसकी सांसें चल रही हैं। दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम पहले, और मार्कर मिल नहीं रहा, मिल गया मार्कर। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इफ थीटा, अगर थीटा की वैल्यू स्टूडेंट अगर जीरो, क्या हो, जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? तो क्या डेफिनेशन अभी बताई मैंने, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो होता है स्टूडेंट कितना, एक, है ना। तो ए भी आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्या आएगी स्टूडेंट? ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो देखिए एक हम इंपॉर्टेंट बात और समझते हैं, आपको याद होगा एक्स आई कैप जे कैप और की कैप के बारे में। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मतलब ऐसे मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। तो आई कैप जो होते हैं, आई कैप होता है एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, वन होगा। कितना होगा? वन। ऐसी, और जे कैप जो होता है वो होता है वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और जो के कैप होता है वो होता है जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होता है स्टूडेंट? इनका मैग्नीट्यूड वन होता है। ठीक है, तो आपको पता है एक्स और वाई जेड ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें, यानी कि आई के साथ, तो क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन, इसका मैग्नीट्यूड होगा वन, और कॉस इनके बीच का एंगल जीरो, तो वैल्यू कितनी आएगी? वन आएगी। ऐसी जे कैप डॉट जे कैप, है ना। तो क्या आएगा? वन इंटू वन, तो कॉस जीरो कितना आएगा? वन आएगा। सेम टू सेम के कैप डॉट के कैप, कितना आएगा? वन। तो आपको ध्यान रखना है, इनका प्रोडक्ट करने पर, डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या आता है? वन वैल्यू आती है। दूसरा, अगर हम स्टूडेंट आई के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट कर दें, मतलब आई के साथ जे का, तो आपको पता है इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना। तो ये कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसी आप देख सकते हो। तो कितना है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। क्लियर? तो आगे समझते हैं अब हम, ये हमारा जीरो का केस था। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा केस समझेंगे। सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, तो cos 90 होता है जीरो, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो। जो अभी मैं बता रहा था आपको, आई डॉट जे, किसी का भी ले लो, आई आई नहीं होना चाहिए, जे नहीं होना, और के साथ नहीं लेना है। बाकी आप किसी के साथ भी ले लो, जे डॉट के कैप, सबकी वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? एंगल 90 डिग्री होता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ अगर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लें, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री। तो 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन, तो कितना हो जाएगा? माइनस का ए बी हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्टूडेंट ये जो है ना, जैसे ए डॉट बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डॉट ए। आपने पढ़ा होगा कभी, जैसे 2+3 3+2, ये क्या होते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, अंडर एडिशन, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के अंडर में। तो यहाँ बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव लो बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पे फॉलो होता है। क्लियर? आगे समझ में? मैं अब आगे लिख रहा हूं। देखिए पांचवी प्रॉपर्टी, इसका भी इंक खत्म होने वाली है। तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल देंगे इसको। ठीक है, ये आपने कभी 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 6 प्रॉपर्टी पर। देखिए मान लो ए वेक्टर डॉट लैम्डा कोई रियल नंबर हो सकता है, बी वेक्टर इजिकल टू, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो रियल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो बाहर, तो ए का डॉट हो जाएगा बी के साथ। तो अभी बहुत इनके इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम साफ कर देते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वर्क के बारे में आते। देखिए अभी तक हमने ये जो बेसिक समझा सिर्फ वर्क पर जाने के लिए समझा कि हम डॉट प्रोडक्ट का कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। अब आपको और समझ में आ जाएगा कि इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, जो डॉट प्रोडक्ट का वर्क में कैसे यूज करते हैं। तो क्लास में बने रहिए जब तक, अब मजा आने वाला आज क्लास में बहुत। देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा डॉट प्रोडक्ट का, तो वर्क को भी समझ लेते हैं, है ना। देखिए पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, ये लेकिन खाली बॉक्स है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो मान लो इस पे हमें फोर्स लगाना है, ठीक है, तो हमने इस पे फोर्स लगाया। आप फोर्स जो लगाएंगे ऐसे लगाते हैं, एंगल पे लगाते हैं। मान लो जैसे इस तरीके, जैसे कोई आप कभी वो ये लगेज बैग लेके जाते हो ना, पीछे से ऐसे लेकर, तो आप कैसे लगाते हैं, कुछ एंगल पे फोर्स लगाते हो, यानी कि कुछ एंगल पे फोर्स लगाया आपने, और ये बॉक्स इधर आ गया कुछ डिस्टेंस पर। मान लीजिए डिस्टेंस हमारी डी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, ये एफ वेक्टर हो गया। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे वर्क को। देखिए वर्क इजिकल टू होता है, अभी मैंने क्या बताया डॉट प्रोडक्ट में, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, मतलब इसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, मतलब एफ कॉस थीटा, इस वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में पहले वेक्टर की, तो डी। तो क्या बन गया हमारे पास में, एफ डी कॉस थीटा। इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, और डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, वर्क डन, वर्क डन बाय ए फोर्स, बाय ए फोर्स is defined as the product of magnitude of force in the direction of displacement and the magnitude of this displacement। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। क्लियर है यहाँ तक, वर्क की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो स्टूडेंट, तो हम पहले अब इसकी यूनिट वगैरह देख लेते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है। तो पहले से 1 मिनट में इंक डाल देते हैं, ये खाली हो चुका है एकदम। तो आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में वर्क की यूनिट, पढ़ी है कभी आपने, क्या होती है, जूल होती है, पढ़ी होगी ना आपने। और इसकी जो सीजीएस यूनिट भी आपने पढ़ी होगी, क्या होती है इसकी सीजीएस यूनिट, वो होती है अर्ग। तो अब हम डिफाइन करेंगे जूल होता क्या है, मतलब जूल को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, अब जूल को डिफाइन कर लेते हैं हम, जूल की डेफिनेशन कैसे दी जाती है। देखिए अगर
जैसे वर्क को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि 1 जूल इजिकल टू, ये 1 कब आ सकता है, अगर स्टूडेंट फोर्स 1 न्यूटन हो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, जीरो एंगल होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बन गया 1 जूल इजिकल टू 1 न्यूटन मीटर। तो ये डेफिनेशन होगी। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, यानी कि वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ए फोर्स इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस ए बॉडी 1 मीटर। यानी कि 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन is said to be 1 joule if 1 newton force moves a body 1 मीटर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब आपने किसी पर वर्क किया, मतलब एक फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, बॉडी 1 मीटर खिसक जाती है तो हम बोलते हैं कि वो वर्क डन कितना है, 1 जूल है। तो एक इसकी सीजीएस यूनिट देख लेते हैं, सीजीएस यूनिट, ठीक है, छोटी यूनिट होती है, वो कैसे पता करते हैं देखिए। यहाँ पर सीजीएस यूनिट में जानते हो आप, यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड आता है, तो वो होती है अर्ग। क्या होती है स्टूडेंट, अर्ग। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1 अर्ग इजिकल टू, तो न्यूटन की जगह पर क्या आएगा, न्यूटन की जगह पर आएगा डाइन, DYNE। डाइन किसकी यूनिट है, छोटी यूनिट होती है न्यूटन की। यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो 1 अर्ग इजिकल टू 1 डाइन सेंटीमीटर होता है। अब इसमें मैं रिलेशन बता दूं, एक डाइन मतलब एक अर्ग और 1 जूल में क्या रिलेशन होता है, देखिए 1 जूल जो है 1 जूल किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1 न्यूटन 1 मीटर के, है ना, 1 न्यूटन मीटर बोल सकते हैं इसको। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर, है ना। डाइन में समझना इसको, ये डाइन है। उसके बाद मीटर को, मीटर 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के। तो कितना हो जाएगा, पावर 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, 10 की पावर 7 डाइन, डाइन सेंटीमीटर। तो इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, अर्ग बोला जाता है, 1 जूल। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा वर्क के बारे में, वर्क क्या होता है उसको डिफाइन किया, उसके बाद हमने पढ़ा वर्क यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होती है उसकी, सीजीएस यूनिट होती है उसकी अर्ग। तो अब हम समझेंगे वर्क के जो टाइप हो सकते हैं वर्क डन के, उसका नेचर कैसा होता है, मतलब कितने टाइप का होता है नेचर के बेस पर। देखिए जो पहला जो वर्क का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ वर्क डन, वो होता है पॉजिटिव वर्क। क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव वर्क। कैसे, देखिए अभी हमने कैसे डिफाइन किया वर्क को, आपके पास कोई बॉक्स है, आपने कुछ फोर्स लगाया इस पर, तो वो डिस्प्लेसमेंट उसमें कितना हुआ, डी डिस्प्लेसमेंट, और एंगल पर लगाया आपने एफ फोर्स थीटा एंगल पर। तो इफ थीटा लेस देन 90, हम जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। अगर बच्चों 90 से छोटा है थीटा की वैल्यू, है ना, तो जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो वर्क डन क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, तो वर्क डन कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कोई बॉडी को फ्री फॉल कराते हैं, ठीक है, तो उसमें जब कोई बॉडी नीचे गिरती है तो उस पर ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटी का फोर्स लगता है और वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है। जैसे मान लो कोई बॉडी को हमने फ्री फॉल कराया, छोड़ दिया यहाँ से फ्रीली, तो होगा क्या स्टूडेंट, तो इस पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, है ना,
डे डिस्प्लेसमेंट या एच बोल सकते हैं उसको, हाइट को, और उस पर ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है, फोर्स मतलब ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है अर्थ का उस ऑब्जेक्ट पर, वो भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 0, है ना। तो थीटा क्या 90 से छोटा है, तो ये पॉजिटिव वर्क होगा। यानी कि व्हेन ए, ये ऐसे लिख देंगे, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, देन वर्क डन बाय gravity on a body during a free fall of a body, then work done by gravity on a body represent positive work। ये एग्जाम्पल हो गया, है ना, समझ में आ गई बात। तो पहला एग्जाम्पल हो गया इसका पॉजिटिव वर्क का। अब हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड होता है स्टूडेंट नेगेटिव वर्क। क्या होता है, नेगेटिव वर्क। देखिए, अगर थीटा की वैल्यू, इफ थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, तो कॉस थीटा जो आएगा सेकंड में थर्ड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा। तो जो वर्क आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, वो आएगा हमारा W क्या होता है, FD cos थीटा होता है। तो W क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन आ गया। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे अगर हम किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं, तो जो ग्रेविटी है उसे नीचे खींचती है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो अब एक 180 का एंगल आ गया दोनों के बीच में, तो 180 cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1, तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि व्हेन ए स्टोन is thrown up, then work done by gravity on it is negative, है ना। क्या होगा, वो नेगेटिव वर्क होगा। यानी कि जैसे हमने स्टोन को ऊपर फेंका, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, एच ऊपर है, तो लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे थीटा स्टूडेंट कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 180। तो कॉस जो 180 होता है वो होता है -1, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। देखिए, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक मेन डिफरेंस बता दूं यहाँ पर पॉजिटिव वर्क का और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है, यानी कि पॉजिटिव वर्क हम जब किसी आर्बिट्री सिस्टम पर करते हैं, तो उसका मतलब होता है हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। जैसे पॉजिटिव वर्क ऑन एन आर्बिट्रेरी सिस्टम means a transfer of energy to the system। मतलब आप एक सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हो अगर उस पर पॉजिटिव वर्क कर रहे हो। इसमें ये जो पॉजिटिव वर्क होता है ये बॉडी की मोशन को बढ़ा देता है, और ये क्या करता है, नेगेटिव वर्क बॉडी के मोशन को अपोज करता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी पॉजिटिव वर्क क्या करेगा किसी आरबी सिस्टम में, उसका मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो। और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है, नेगेटिव वर्क ऑन ए सिस्टम मीन्स दैट ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। अब मैं आपको इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ जो रियल लाइफ से रिलेटेड है। देखिए, अगर मान लो जैसे आप ऊपर जाते हो, जब जीने पे जाते हो ऊपर की साइड में, तो आपको ज्यादा थकान होती है, जब ऊपर से आते हो तब नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, जब हम ऊपर जाते हैं ना ऐसे सीढ़ियों से, तो हमें पसीने आ जाते हैं। अगर ज्यादा ऊपर जाएंगे हम, तो ऊपर ज्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर ऊपर ऊपर ही चले जाएंगे। कहने का मतलब है कुछ मंजिल पर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी नीचे काम कर रही है। 180 का एंगल आ गया, है ना, कितना आ गया, 180 का एंगल आ गया आपके उसमें, मतलब किसके बीच में, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहाँ पे कॉस की जो वैल्यू है वो 180 पर -1 होती है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, जो यानी कि
आपस के अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि नेगेटिव वर्क ऑन ए सिस्टम, मतलब ग्रेविटी आप पर नेगेटिव वर्क कर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, मतलब आपसे अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है ना, थकान हो जाती है, एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो थकान होती है। अब बात करेंगे पॉजिटिव वर्क की। पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है आप एक सिस्टम को क्या कर रहे हो, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। जब स्टूडेंट हम ऊपर से आते हैं इतनी थकान नहीं होती, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो किसी के ऊपर गिरेगी उसको नुकसान कर सकती है, कार पे शीशा तोड़ सकती है ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर से गिराया तो एनर्जी स्टोर होगी, मतलब हमने उस पर, ग्रेविटी ने क्या करा, उस पर पॉजिटिव वर्क किया, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ग्रेविटी इधर है, थीटा कितना है, 0, तो उसके अंदर क्या आती है, एनर्जी आती है। तो ये तो पता है, पॉजिटिव वर्क ऑन एन आर्बिट्रेरी सिस्टम मींस ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक होता है जीरो वर्क, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट जीरो वर्क पर। जीरो वर्क का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर जो वर्क डन है वो क्या हो, जीरो, तो उसको बोला जाता है जीरो वर्क। देखिए एग्जांपल समझिए, पहले एंगल के बेस पे देखते हैं। जीरो वर्क इफ थीटा इज 90 पर होता है, क्योंकि एफ डी कॉस 90, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आ गया, जीरो हो गया। तो हमने समझा 90 से कम पर, 90 से ग्रेटर पर, मतलब ग्रेटर पर और 90 पर जीरो वर्क होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको समझा दूं पहले। फर्स्ट एग्जांपल, जब एक कुली है ना, यानी कि जब एक कुली एक सामान लेकर जा रहा है प्लेटफॉर्म पर हॉरिजॉन्टली, तो हो क्या रहा है स्टूडेंट, वो जो लोड पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब जैसे मान लीजिए कुली है ना, तो इसने कुछ सामान अपने हाथ में ऊपर की साइड में फोर्स ऐसे लगा रहा है फोर्स, लेकिन वो चल ऐसे रहा है, तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, यानी कि और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पे जो वर्क एंगल कितना है, 90 है, तो 90 एंगल हो जाएगा। तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो वर्क डन है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अब वर्क कौन कर रहा है, कुली कर रहा है, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, यानी कि वर्क डन बाय कुली ऑन लोड इज जीरो, क्लियर। अब ग्रेविटीज भी इस पे जीरो वर्क कर रही है, ये इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट इसमें वर्क एनर्जी के चैप्टर में, कि वर्क कौन सा फोर्स कर रहा है। यहाँ पे वर्क जो कर रहा है कुली लोड पर वो जीरो है, और जो ग्रेविटी काम कर रही है इस पर वो भी जीरो, क्योंकि वो अंदर थोड़ी जा रहा है नीचे जमीन के, वो तो आगे जा रहा है। तब ग्रेविटी के और डिस्प्लेसमेंट के मतलब फोर्स की डायरेक्शन जो ग्रेविटी के नीचे है और फोर्स की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, उनके बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल है, तो तब भी वर्क डन जीरो आएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, यानी कि अगर व्हेन वी पुश हार्ड अगेंस्ट ए वॉल, यानी कि अगर आप किसी वॉल पर पुश कर रहे हो, है ना, और दीवार तो हिलने वाली नहीं है अपनी जगह से, इसका मतलब दीवार में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, है ना। अगर देखिए अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता, तो साइंस की लैंग्वेज में वर्क डन नहीं माना जाता, चाहे आप कितने ही पसीने हो जाओ, मतलब कितना भी थक जाओ, लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर नहीं हुआ है तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो W इजिकल टू कितना हो जाएगा, जीरो, क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए दो एग्जाम्पल समझे हमने यहाँ पे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, अगर हम किसी पत्थर को, स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांधे उसको घुमाए, है ना, यानी कि हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांधा और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, क्लियर। अब देखिए आपको पता है इस पर एक फोर्स लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन में r, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, और इसकी डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर है ना, डिस्प्ले इधर डिस्प्लेस होना चाह रही है, तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, यानी कि हम बोलेंगे वर्क डन बाई सेंटीपिटल फोर्स ऑन स्टोन इज जीरो, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, क्लियर। अब एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं टेंशन फोर्स वाला। देखिए अगर हम किसी, जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम जो घड़ी वगैरह होती है आवाज करती रहती है, तो ये पेंडुलम का एग्जाम्पल है। तो आपने पेंडुलम देखा होगा, इसको बॉब बोलते हैं स्टूडेंट। जब ये ऐसे वाइब्रेट होता है, ऐसे ऑसिलेशन करता है ऐसे, तो मान लो ये यहाँ पर है, तो इसकी जो टेंशन क्या लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी टेंशन, है ना, टेंशन क्या, फोर्स है स्ट्रिंग का जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, इस मास की। तो लेकिन ये डिस्प्लेस होना चाह रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाई
वर्क डन बाई टेंशन ऑन बॉब इज 0। क्यों? इनके बीच में क्या है? एंगल 90 है। तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क। अब मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, स्टूडेंट जो जीरो वर्क होता है ना, डज नॉट कॉज द मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये देखो, यानी कि जीरो वर्क डज नॉट कॉज द मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी कि हमने क्या समझा, जो पॉजिटिव वर्क होता है वो मोशन को इंक्रीज कर देता है ना, नेगेटिव वर्क क्या करता है? अपोज करता है। लेकिन जो जीरो वर्क है ना, ग्रेविटी का, वो हमारी मोशन को अफेक्ट नहीं करता बिल्कुल भी। कहने का मतलब है जैसे अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रहे हो, क्लियर, तो ग्रेविटी परपेंडिकुलर काम कर रही है, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल जा रहे हो, तो आप उसके बीच में एंगल कितना होगा? फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के बीच जीरो एंगल। तो इसका मतलब ग्रेविटी जब हॉरिजॉन्टली हम चलते हैं ना, तो हमारी मोशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि आप उछल के इधर भाग जाओगे, इधर भाग जाओगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम डाउनवर्ड मोशन करेंगे, नीचे जाएंगे, है ना, तो हम पे ग्रेविटी काम करती है, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हमें एनर्जी मिल जाती है। दूसरा, अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम मतलब अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पे नेगेटिव वर्क होगा, तो आपकी एनर्जी लॉस होती है। तो कहने का मतलब जीरो वर्क से क्या होता है, ग्रेविटी का जो हम पे जीरो वर्क है, उससे हमारी मोशन पे जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ता, हम नॉर्मली चलते रहते हैं, ग्रेविटी कोई वर्क नहीं करती हम पर हॉरिजॉन्टल चलने पर। आई होप क्लियर हो गया होगा सबके। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सारी जो बताई मैंने आपको। अब हम समझते हैं ये जो वर्क डन हमको पढ़ा, ये जो फॉर्मूला पढ़ा स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, ये जो फोर्स है ना, ये कांस्टेंट फोर्स है। क्या ये? कांस्टेंट फोर्स। लेकिन अब हम निकालेंगे वर्क डन का एक एक्सप्रेशन करेंगे, जिसमें हम वर्क लेंगे, फोर्स लेंगे, वो वेरिएबल लेंगे। क्या लेंगे? वेरिएबल, मतलब जो वैल्यू चेंज हो रही है जिसकी लगातार। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी रियल लाइफ में कांस्टेंट फोर्स बहुत नॉर्मली कम होता है, ज्यादातर क्या होता है, वेरिएबल फोर्स ही होता है। तो हेडिंग लगा लेंगे, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, जैसे सपोज मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। ये मान लो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो गया, ये फोर्स एक्सिस हो गया ऊपर, मतलब ऊपर फोर्स पड़ेगा। देखो मैं आपको फिर बताऊं, यहाँ पे जो हम W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा लगा रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली नहीं, ये तभी लगेगा जब फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और रियल लाइफ में तो ऐसे नहीं कि फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे आपने किसी को धक्का मारा तो वो फोर्स एकदम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसे नहीं आप एक ही फोर्स लगा रहे हो किसी बॉडी पर, या कोई जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, तो इंजन जो गाड़ी पर फोर्स लगाता है वो ऐसा नहीं कि लगातार एक ही फोर्स लगाता है। जैसे आप क्या करते हो, वो एसिलेटर दबाते हो, मतलब उसको मतलब एक गियर डालते हो तो स्पीड भी बढ़ जाती है उसकी, है ना। मतलब फोर्स क्या वेरिएबल लगता है, नॉर्मली हमारी रियल लाइफ में वेरिएबली फोर्स ज्यादा कॉमनली होता है। तो ये फॉर्मूला कब लगता है? कांस्टेंट फोर्स पर। तो देखिए मान लीजिए कोई वेरिएबल फोर्स है, ऐसे कोई फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो मतलब फोर्स ऐसे बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर फोर्स बढ़ेगा, नीचे इधर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो हमें निकालना है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है हमारा, यहां से आते ये O पॉइंट मान लेंगे, और ये A पॉइंट है, और ये पॉइंट है B। तो मैं यहां से यहां तक हमने किसी बॉडी पर वर्क किया, मतलब फोर्स को बढ़ाते चले गए, तो मैं वर्क डन निकालना है इस फोर्स का। अब निकालते कैसे हैं स्टूडेंट? देखिए हम इसमें क्या करेंगे, छोटी छोटी क्या करेंगे, पट्टी काटेंगे, मतलब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। जैसे मैंने क्या करा, एक ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप काट देंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रिप काटेंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ क्यों आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप कर कर उसको ऐसा बना लेंगे जिससे कि ये एक रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगली शेप में हो जाएगा। मतलब जैसे ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये पॉइंट है Q, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है। मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो जैसे मान लो मेरी पट्टी काटी यहाँ पर स्ट्रिप ऐसे, ये मैंने क्या माना, P Q R S, क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं निकालता हूँ छोटा सा वर्क डन निकालता हूँ P से Q तक मूव कराने के लिए। मतलब मैंने किसी बॉडी पर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, तो मैंने छोटा सा वर्क निकाला
कि यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉडी को कितना वर्क डन किया गया होगा। और स्टूडेंट ये स्ट्रिप इतनी छोटी है कि आप लगभग ये जो फोर्स ऊपर बढ़ रहा है ना, ऐसे लगभग आप इसको इतना छोटा लेंगे हम इसको डिस्प्लेसमेंट को, लगभग ये आपको ऐसा माना जा सकता है, मतलब ये रेक्टेंगल की शेप में बन सकता है। यानी कि वर्क डन बाय स्मॉल, या ऐसे बोल देंगे स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय फोर्स, यानी कि स्मॉल वर्क डन हो रहा है इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम P टू Q तक, यहां से यहां तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन निकालने, देखिए छोटा सा वर्क डन निकाला हमने। W क्या होता है, DW मतलब छोटा सा वर्क, फोर्स है ना, यहां से यहां तक कितना फोर्स लगा, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx, है ना, इधर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx, और देखिए जिधर फोर्स लग रहा है उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे कॉस आएगा 0। तो हमने छोटा सा स्मॉलेस्ट वर्क निकाल लिया f dx। ऐसा क्यों करा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो ना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हम क्या मान सकते हैं, वर्क को, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना वेरिएबल, उसको बिल्कुल ये मान सकते हैं ये कांस्टेंट फोर्स है। आप सोचिए जैसे आप किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हो, है ना, एकदम बढ़ा रहे हो फोर्स, तो किसी छोटे से टाइम के लिए आप क्या मान सकते हो कि इसमें लगातार सेम फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसलिए हमने कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, मतलब इतना सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे क्या माना जा सकता है, वर्क फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है। क्लियर, ये हो गया स्मॉल वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम P टू Q। अब देखिए ये जो वर्क डन हुआ ये किसका एरिया है, ये छोटी सी स्ट्रिप का, मतलब ये जो मैंने क्या बताया, जो हम छोटी सी स्ट्रिप काट रहे हैं तो उसको लगभग क्या माना जा सकता है, रेक्टेंगल माना जा सकता है। यानी कि यहाँ पे फोर्स क्या है, PQ। क्लियर, और dx क्या है, मतलब हाँ फोर्स क्या हमारा ये वाला, ये फोर्स है ना ऊपर, देखिए ये हमारा फोर्स है ऊपर की साइड में, ये वाला इसको बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, आप ऐसे कुछ भी साइड बोल दो क्योंकि रेक्टेंगल हमने मान लिया इसको, चाहे PS बोल दो या इसको आप बोल देंगे क्या बोल देंगे, PQ बोल देंगे, और dx क्या हमारा PQ है। क्लियर यहाँ तक। अब ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ स्ट्रिप, इस किसका, स्ट्रिप का एरिया, ये जो स्ट्रिप है। अब हम क्या करने वाले हैं, ऐसे छोटे 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 स्ट्रिप कर कर सबको जोड़ने वाले, है ना। आप जितना छोटा स्ट्रिप लोगे तो एक्यूरेसी उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि वो जब छोटा स्ट्रिप लिया जाएगा स्टूडेंट तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, मतलब जो ये जो लाइन है ना ऐसे जा रही है ऊपर, वो स्ट्रेट लाइन मानी जा सकती है। यानी कि टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम A टू, इसको A मान लेंगे इसको B मान लेंगे, A टू B। ठीक है, टोटल वर्क निकालो स्टूडेंट में, तो W बराबर यहाँ लेंगे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है आप जोड़ते चले जा रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स को, तो सिग्मा आएगा और क्या आएगा, ये छोटा सा वर्क डन आएगा DW, और इसकी वैल्यू गिवन है आपको, देखिए क्या गिवन है इसकी वैल्यू गिवन है F dx। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ये सिग्मा का जो वर्ड है मतलब हम सिग्मा का मतलब होता है जोड़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर ये वैल्यू हम छोटी मान लें, dx बहुत छोटा सा मान लेते हैं, जितना ज्यादा आप छोटा लोगे ना ये स्ट्रेट लाइन उतनी स्ट्रेट आएगी, मतलब ये थोड़ा सा कर्व नहीं आएगी, ऐसी स्लोप नहीं आएगा। तो जितना आप छोटा लोगे यानी कि हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्सटेंस टू 0, बहुत छोटा लेंगे इसको, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी क्या आएगी, एकदम करेक्ट आएगी, FTX। ठीक है, आज के टाइम में स्टूडेंट पहले जब हम सम करते थे तो साइंटिस्ट उसको ऐसे मानते थे कि सिग्मा, फिर धीरे धीरे उसका मतलब एस का मतलब होता है सम, तो वैसे ऐसे यूज करने लगे, फिर धीरे धीरे इसको साइंटिस्ट ने एस को ऐसे बना दिया, तो इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं आज के टाइम में। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब एक तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स का सम ही होता है, तो इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लगेगा, एक्स, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट क्या है एक्स ए, ये क्या है एक्स ए, ये क्या है एक्स बी, और इसको नॉर्मली पूरे इसको अरेंजमेंट को ऐसे बोला जाएगा एफ डी एक्स। क्लियर, अब एक्स ए एक्स बी, और ये किसका एरिया है, एरिया
ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप PQRS। क्लियर। अब ऐसे हमने छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया निकाला, उसका यहां से यहां तक का सम कर दिया, यहां से यहां तक का सम, तो पूरे का एरिया निकल गया, है ना। तो क्या निकल गया, एरिया ABCD, है ना। तो एरिया ऑफ ABCD। क्लियर। तो हमने एक बात समझी यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आपको वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना है तो ग्राफ में क्या करते हैं, जो एरिया होता है, एरिया जो बाउंडेड एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कर्व के बीच में, वही क्या करता है, हमें फोर्स को, वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक लाइन लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स is numerically equal to the area of bounded between displacement axis and फोर्स कर्व, यानी कि जो फोर्स का कर्व है ये वाला और डिस्प्लेसमेंट जो एक्सिस है, इसके बीच का जो एरिया बाउंडेड है, यही क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ पे, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये हमारा फॉर्मूला है, मतलब इंटीग्रेशन लगाना, आपको ध्यान रखना, वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल फोर्स आता है तो उसका जो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन लगता है, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम दो टाइप के फोर्स मतलब वर्क डन पढ़ेंगे। एक तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, एक पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। तो 1 मिनट में इंक लगा लेता हूँ इसमें। तो हमने इसको इंक पिला दिया। तो हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते हैं पहले, है ना, क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेटिव फोर्स, देखो पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं। ए फोर्स is said to be conservative if work done by or against, यानी कि कोई फोर्स को कंजर्वेटिव कब बोलेंगे, अगर उसके द्वारा वर्क हो रहा है या उसके अगेंस्ट हो रहा है। देन द वर्क डन बाय और अगेंस्ट इन मूविंग ए बॉडी is depends on initial position and final position. Initial position and final position not depend on the nature of path followed by between, या ऐसे बोल लो, followed by body between initial and final position। मैं 1 मिनट इंक भर लेता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी भर दी अब भी चल नहीं रहा सही से। तो देखिए अगर कोई फोर्स है, अगर वो वर्क डन कर रहा है, तो अगर वर्क डन डिपेंड कर रहा है, अगर वर्क डन डिपेंड नहीं कर रहा है कि उसके जो नेचर ऑफ पाथ है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब आपने कैसे वर्क डन किया है अपोजिट डायरेक्शन में लेकर, तो
उसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूँ, देखो अभी एग्जांपल समझ में आएगा, आप नोट कर लो जब तक। देखो इसको समझते पहले, इसका क्या मतलब है, फिर मैं इसके एग्जांपल दूंगा। देखिए मान लो एक बॉडी है यहाँ पर, है ना, और इसको मुझे यहाँ पे लेके जाना है, क्लियर। अगर मैं इसको ऐसे लेके जा सकता हूँ, क्लियर, तो वर्क डन होगा, मान लो 20 जूल हुआ, 20 जूल। अगर मैं बॉडी को यहाँ से ऐसे लेके जाता हूँ ना, ऐसे यहाँ पे लेके आता हूँ, तो तब भी क्या होगा, 20 जूल ही होगा। ऐसे लेके आता हूँ, ऐसे घूम के लेके आता हूँ, कैसे भी लेके आता हूँ, यहाँ तक लेके आता हूँ। ये डिपेंड कर रहा है क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा कि वो कैसे पाथ उसने फॉलो किया, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा पाथ के, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट पहला है, एग्जांपल लिखो इसके, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, या 12th में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये आप पढ़ोगे इसी में, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से प्रूफ करके दिखाता हूँ क्या रियल में ऐसा ही है। देखिए पहला केस समझेंगे हम। पहला केस मतलब मान लो लेट ए बॉडी ऑफ मास m टू बी रेज्ड, h हाइट, h या h हाइट तक उसको क्या गया है, रेज किया गया, उठाया गया। अब पहला केस देखिए, अगर हम बॉडी को ऐसे लेके जा रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखिए, उसको ऐसे लेके जा रहे हैं हम, ऐसे। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन फोर्स कितना काम करेगा, आपने h डिस्प्लेसमेंट ऊपर किया, लेकिन ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है फोर्स की वो अपोजिट डायरेक्शन में, एंगल कितना बन रहा है 180 का, तो वर्क डन निकालो। और देखो आप किसको कोई बॉडी को लेके जा रहे हो ऊपर, तो फोर्स कितना लग रहा है उसके वेट के बराबर, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो आएगा mg, है ना। तो वर्क डन क्या आएगा, एफ एच कॉस 180, तो कितना हो गया mg h हो गया, क्लियर। यहां तक माइनस का आ जाएगा क्योंकि कोस 180 कितना होता है माइनस, पहला केस। अब दूसरा केस समझिए, तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ रहा है mgh आ गया। अब देखिए दूसरा केस एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है ना, ऐसे, एक सेकेंड को मैं साफ कर देता हूँ। तो मैं एक वो बना रहा हूँ, जैसे इंक्लाइन प्लेन देखा होगा आपने, ये टोटल हाइट कितनी है स्टूडेंट, h, है ना। इसको c मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। मान लो आपको किसी बॉडी को ऊपर लेके जाना है, आपको डिस्प्लेस कराना है उसको, कैसे, ca, है ना, क्लियर। तो मान लीजिए बॉडी यहाँ पर पहुंची, आप उसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं बॉडी को, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर थोड़ा सा आगे मान लो, यहाँ पर, तो बॉडी यहाँ पर है, तो उसका जो वेट है ऐसे काम करेगा mg, और मान लीजिए एंगल कितना है थीटा, और उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ऐसे n, है ना, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इसको जैसे आप इसकी डायरेक्शन बढ़ा देंगे, मान लो थीटा है तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है ये इस पे परपेंडिकुलर, ये क्या है इस पे परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये 90 माइनस थीटा, ये तो कितना हो जाएगा थीटा। तो mg के मैं कंपोनेंट करूंगा, ये क्या हो जाएगा इधर डायरेक्शन में mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा mg sin थीटा। मतलब बॉडी ऐसे जा रही है, लेकिन ग्रेविटी का जो mg है, मतलब mg जो उसका ग्रेविटेशन फोर्स है, उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट इधर खींच रहा है इसको, एक इधर ऐसे खींच रहा है, तो ये वाला काम कर रहा है ना यहाँ पर, है ना। मान लीजिए इसका नाम है F1, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, मतलब ये ऐसे ऊपर जाना है, मतलब हम खींच लेके जा रहे हैं ऊपर, लेकिन ये वाला जो फोर्स है इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा F1, मतलब फोर्स हम ऐसे लेके जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है ना, समझ में आ रही है बात। हम ऐसे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी उसको नीचे खींचे, ग्रेविटी का फोर्स कौन सा है, वाला कंपोनेंट है, तो ये वाला F1 क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सी ए,
और कॉस 180। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि हम तो फोर्स ऐसे लगा रहे, ग्रेविटी का फोर्स कंपोनेंट ये वाला हो गया, तो 180 का आ गया, तो माइनस F1, ये कितना है F1, mg साइन थीटा और CA माइनस mg। अब देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर कितना h, हाइपोटेनिस कितना है AC इंटू AC, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों, माइनस mgh आ गया ना। देखो W1 मान लो इसको, इसको मान लो W2, वर्गडन सेम आ रहा है, ऐसे लेके गए तब भी सेम आ रहा है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है ना, क्योंकि ग्रेविटी का कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ग्रेविटेशन। तीसरा एग्जांपल, सी एग्जांपल देखिए, अगर हम जरूरी नहीं है बॉडी को ऐसे लेके जाएं, मान लो बॉडी को हम ऐसे लेके नहीं जा रहे, दूसरा पाथ फॉलो करते हैं, मतलब स्टेयर्स में लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे लेके जाते हैं ना बॉडी को ऊपर, और हम ये मान के चले ये और ये हर केस में सेम है, मतलब ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये देखिए H1 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 ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, ये हाइट H बन जाएगी। क्लियर यहाँ तक? देखिए, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 मान लीजिए, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे, n हमने मान लिया कि टोटल स्टेयर्स कितने, n स्टेयर्स कितने टोटल, n, मतलब ये जी ने टोटल कितने n संख्या में, तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे इसका, देखिए टोटल स्टेयर्स n है, अब पहले निकालेंगे आप यहां से यहां तक ले आने का वर्क डन, क्या होगा, देखिए आप बॉडी को लेके जा रहे हैं, mg मतलब फोर्स लगा रहे हो, mg फोर्स हो गया ना, और कितना है डिस्प्लेसमेंट ऊपर h1, लेकिन ग्रेविटी तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है ना, ग्रेविटी तो नीचे काम करेगी ना, तो यहाँ पे कितना है cos 180 हो जाएगा, प्लस अब बॉडी को आप ऐसे लेके गए, अब ऐसे भी तो लेके जा रहे हो, और यहाँ पे ग्रेविटी तो नीचे काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल लेके जा रहे हो, एंगल कितना आ गया, 90 आ गया, तो मैं ऐसे बोलेंगे mg x1 cos 90, तो बच्चों ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है, इसको W3 मान लो वर्क डन को, n इंटू, अब ये पूरा 0 हो गया, तो अब आप एक काम करो, ये माइनस का हो जाएगा cos 180 माइनस 1, तो mg और NH1। अब देखो अगर मैं मान लो मेरे पास टोटल ये हाइट होती 2 सेंट, मान लो मेरे पास ये हाइट होती है वाली 50 सेंटीमीटर की, ये वाली ऊपर, और टोटल कितने स्टेयर्स होते 5, तो कितनी हाइट हो जाती 250 सेंटीमीटर हो जाती है ना। ऐसे हमने क्या करते हैं इसमें n के नंबर ऑफ स्टेयर्स में h1 की हाइट की मल्टीप्लाई कर दी, तो पूरा क्या बन जाएगा, h बन जाएगा, तो माइनस mg h बन गया। क्लियर यहाँ तक? तो हमारा वर्क डन देखो सेम आ रहा है तीनों केस में, आ रहा नहीं आ रहा है, W1 W2 W3, यानी कि ये जो वर्क डन कर रहा है ग्रेविटी किस पे, बॉडी पर, वो नेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, आप बॉडी को कैसे लेके जा रहे हो, केवल डिपेंड कर रही है इनिशियल पॉइंट क्या, फाइनल पॉइंट क्या। अब एक बहुत बढ़िया एग्जांपल और समझा दो इसको, मैं 4 केस समझ लेते हैं, पहला केस समझा दिया, दूसरा समझा, तीसरा समझा दिया, तो जरूरी नहीं है ऐसा पाथ हो, अलग भी पाथ हो सकता है, अब उसको देख लेते हैं। मतलब ये तो मैंने नॉर्मली पाथ बनाए, और भी अजीब तरीके से पाथ हो सकता है ना, बॉडी को आप लेके जा रहे हो ऐसे, ये हमारा डी केस हो गया है ना। कैसे, देखिए हमें बॉडी को ऊपर एच पे लेके जाना है ना यहाँ पर, तो ये वाला पाथ हो सकता है, ऐसे पाथ हो, ऐसे हो सकता है ना, ये पाथ हो सकता है, टोटल हाइट होगी एच। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, मान लो आपने यहाँ पर चेक करा, तो कुछ आप ऐसे जा रहे हो, मतलब ये छोटा सा हमने देखा यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो हम पहले कुछ ऐसे गए होंगे, फिर ऐसे गए होंगे, भाई सिंपल सी बात है, ऊपर जा रहे हो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना, ऐसे आप ऊपर जा रहे हो ऐसे, तो थोड़ा सा तो पॉइंट होगा वहां पर कि पहले आप हॉरिजॉन्टल चले फिर वर्टिकल चले। मान लीजिए आप पहले क्या करें, हॉरिजॉन्टल चले ऐसे, फिर वर्टिकल चले छोटा सा, तो इसको आप बोल देंगे आप इसको बोल देंगे dx बोल दो, इसको dh बोल दो। क्लियर यहां से यहां तक? अब देखिए हमें ऐसे, हमने क्या करना है, अब धीरे धीरे हमें क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स लेकर आगे बढ़ना है, तो ये टोटल जो छोटे छोटे डीएच है, डीएच छोटे 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 बहुत छोटे छोटे सबका सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, ऐसे छोटा सा डीएच, फिर डीएच 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 डीएच, तो क्या बन जाएगा, पूरा एच बन जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, मान लीजिए एन टोटल आपके, ऐसे टोटल आपने स्टेप्स लिए इस तरीके से, और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट सिग्मा लगेगा, सिग्मा क्यों लगेगा, सिग्मा मतलब इसलिए लगेगा हम छोटे छोटे से पार्ट कर रहे हैं, mg यानी कि फोर्स, और इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, पहले ऊपर का है डी एच। क्लियर?
और कॉस कितना इनके बीच में आएगा 180 का एंगल, क्योंकि वर्टिकल जा रहे हैं, फोर्स तो ऐसे लग रहा है ग्रेविटी का नीचे। फिर आप ऐसे चले तो सिग्मा लगा लो, क्योंकि हम छोटे छोटे ऐसे dx भी तो ले रहे हैं ना, छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से ले रहे हैं। mg और dx यहाँ पे क्या आएगा cos 90, तो आपको पता है cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया पूरा, तो यहाँ लगा देंगे हम ऐसे, देखिए ये हो जाएगा -1, तो माइनस लगा लो mg, तो सिग्मा एन डी एच हमने क्या कर लिया बच्चों, हमने कर लिया तो छोटे छोटे से डी एच थे, ऐसे छोटे 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 से हमने सबको जोड़ दिए, तो क्या बन जाएगा, पूरी हाइट बन जाएगी, तो -mgh। क्लियर। तो आपने देखा कि W1, W2, W3 और शायद आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां से मिटा रहा हूँ, मिनट इधर ही लिख रहा हूँ, अब थोड़ा सा रह गया बस। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि W1, W2, W3, W4 बार बार आ रहा है, तीन चारों केस में आ रहा है mgh माइनस का, है ना। तो हमने देखा कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन फोर्स, वो डिपेंड नहीं कर रहा नेचर ऑफ पाथ पर, आप कैसे भी लेके जाओ इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। अब मैं एक बात और बता दूं इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना, अगर स्टूडेंट हम कंजर्वेटिव फोर्स जब कोई वर्क करता है एक क्लोज पाथ में, तो वर्क डन टोटल 0 आता है। कैसे, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर लेके जाए, ठीक है, तो हम तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे काम करेगा, आप डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहे हो, तो जो वर्क डन होगा कितना होगा, देखिए एम जी मतलब फोर्स, मतलब वेट कितना है एम जी, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है एम जी हो गया, और एच कॉस कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स ऐसे लग रहा है ग्रेविटी का, कितना आएगा माइनस का एम जी एच। लेकिन अगर बॉडी ऊपर गई और वापस वहीं पर आ जाती है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एच हो रहा है, तो ग्रेविटी की भी डायरेक्शन इधर ही है, एंगल कितना यहाँ पे 0 है ना, 0 एंगल, यहाँ पे कितना था 180 का था, तो W2 क्या हो जाएगा, ऊपर से आने में बॉडी को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो आएगा mg h cos 0, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है mg h, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल हो गया W1 W2 बराबर माइनस mgh प्लस का mgh, तो कट जाएगा, कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझ ली, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है क्लोज पाथ में, तो वो कितना आता है 0 आता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और आगे के पार्ट जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू सो मच।